वेलकम टू ऑल प्यारे साथियों। आप सभी का अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म साइंस टारगेट पर स्वागत है। प्यारे साथियों, आज से हम लोग बायोलॉजी की क्लास आरंभ कर रहे हैं। यदि आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा, आपके लिए सहायक होगा। और आपकी एग्जाम में अगर बायोलॉजी से प्रश्न बनते हैं, बायोलॉजी के प्रश्न आते हैं, तो ये इस क्लास से सारे आपके बायोलॉजी के प्रश्न हल होंगे। यानी कि हम लोग जितने सारे जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, उस टॉपिक के पूरे निचोड़ को हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार कंप्लीट करेंगे। यानी कि हम लोग पूरा 360 एंगल पर देखेंगे, सारे कंसेप्ट को समझेंगे। और मेरा आपसे वादा है कि अगर आप क्लास को शुरू से अंत तक देख रहे हैं, बेहतरीन ढंग से वॉच कर रहे हैं, तो एक भी प्रश्न क्लास से बाहर नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी आरंभ करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो के अंत में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी आरंभ करते हैं। पहले हम लोग बायोलॉजी का बेसिक चीज़ों को हम लोग समझेंगे। चल आइए देखते हैं बायोलॉजी को। देखिए, अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है आपका बायोस और एक वर्ड है आपका लॉजी। अगर हम लॉजी की बात करें तो लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी। टू स्टडी यानी अध्ययन करना। और बायोस का अर्थ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसे कहते हैं? तो हम सजीव को कहते हैं। यानी कि बायोलॉजी में हम जब भी पढ़ेंगे तो सजीव के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि सजीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। यानी पूरे आप कहीं भी बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें केवल सजीव की ही बातों की चर्चा की जाएगी। उसे ही हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर हम सजीव किसे कहते हैं? जैसे सर आप देखेंगे दुनिया की हर चीज़ है, या तो निर्जीव होगा या तो सजीव होगा। दुनिया का आप जो भी चीज़ें देखते होंगे तो या तो सजीव होगा या तो निर्जीव होगा। बचपन में हमने पढ़ा था कि सजीव किसे कहते हैं? जो साँस लेता है सजीव है, जो साँस नहीं लेता है निर्जीव है। लेकिन अब हमारी स्टैंडर्ड बढ़ चुकी है। अगर स्टैंडर्ड हमारा बढ़ चुका है तो प्रश्न भी हमारे स्टैंडर्ड बना कर आएगा, तो हमें अध्ययन भी स्टैंडर्ड तरीका से ही करने होंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि सजीव की पहचान हम कैसे करेंगे? तो सजीव की किसी भी चीज़ की कुछ स्पेसिफिकेशन होता है, कुछ फीचर उनमें होते हैं, कुछ कैरेक्टर उनमें शामिल होते हैं, जिनके आधार पर हम लोग सजीव को निर्जीव से अलग कर लेते हैं। तो वो क्या है कैरेक्टर? सबसे पहले कैरेक्टर को जानेंगे। तो सबसे पहली अगर हम कैरेक्टर की बात करें, तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है कि हम मूवमेंट के आधार पर, किसके आधार पर? मूवमेंट के आधार पर हम सजीव को निर्जीव से अलग कर लेते हैं। मूवमेंट के आधार पर, मूवमेंट कहने का अर्थ हुआ गति के आधार पर। गति के आधार पर हम सजीवों को अलग कर लेते हैं। यानी हम कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ में मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है, गति दिखाई दे रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि वो सजीव है। ये सजीव का फीचर है, ये उसकी क्या है? तो आप कहेंगे लक्षण है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मूवमेंट तो सारी चीज़ों में होती है, निर्जीव में भी होता है, सजीव में भी होता है, सभी चीज़ों में मूवमेंट हमें दिखाई देता है। जैसे आप देखेंगे, आपने सौरमंडल पढ़ा होगा, तो सौरमंडल में आप सुनते होंगे कि पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, मूव कर रहा है, तो वो भी क्या है? क्या सजीव है सर? तो नहीं मेरे भाई, वो सजीव नहीं है। आप कहेंगे कि रोड पर चलती हुई गाड़ियाँ, क्या वो सजीव है? नहीं है सजीव। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने तो कहा कि मूवमेंट हो रहा है, लेकिन मूवमेंट हो रहा है तो मेरे भाई निर्जीव में भी मूवमेंट होता है, सजीव में भी मूवमेंट होता है। लेकिन सजीव में जो मूवमेंट होते हैं वो बिना किसी मदद के होता है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी अदर हेल्प। यानी बिना किसी की मदद के अगर मूवमेंट हो रहा है तो हम उसे कहते हैं कि सजीव है। जैसे हमारी हाथें इधर-उधर मूव कर रहा है, हम इधर-उधर चल पा रहे हैं, बिना किसी सहायता के, हम किसी दूसरे की सहायता नहीं ले रहे हैं।
तो हम क्या हैं? सजीव हैं। लेकिन हमारे सामने ये बोर्ड आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये क्या है? निर्जीव है। इसको यहाँ से अगर हमें वहाँ ले जाना होगा, तो इसमें किसी न किसी बाहरी फ़ोर्स की आवश्यकता पड़ेगा, किसी दूसरे की सहायता लेना पड़ेगा, तभी एक जगह से दूसरे जगह जा पाएगा। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं? सजीवों को अलग करते हैं। ये सजीवों का लक्षण होता है। अब बात आती है कि सर मूवमेंट होता किसमें-किसमें है? तो मूवमेंट हमें एनिमल में भी दिखेंगे और प्लांट में भी दिखेगा। तो फिर आपको सवाल आएगा मन में कि सर एनिमल में तो चलिए हम समझ रहे हैं कि एक जगह से दूसरे जगह हमने दौड़ती हुई बिल्ली को देखा है, दौड़ता हुआ कुत्ता को, घोड़ा को देखा है, चलते हुए मनुष्य को देखा है, तैरती हुई मछली को देखा है, तो ये सारे हम मान लेते हैं कि एनिमल है तो सजीव है। लेकिन सर हम प्लांट को कभी नहीं देखे हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो फिर वो कैसे सजीव बन गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि मूवमेंट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। मूवमेंट भी 2 तरह का होता है। एक होता है फ़ास्ट मूवमेंट, एक फ़ास्ट मूवमेंट होते हैं और एक होता है आपका स्लो मूवमेंट, एक होता है स्लो मूवमेंट। फ़ास्ट मूवमेंट और स्लो मूवमेंट का अर्थ क्या हो? फ़ास्ट मूवमेंट जो आप अपनी नग्न आँखों से देख पाते हैं। यानी आप पूरी तरीक़ा से हर चीज़ को वॉच कर रहे हैं, दौड़ती हुई बिल्ली को देख रहे हैं, दौड़ती हुई गाय को देख रहे हैं, ये सारी चीज़ आप देख पा रहे हैं। लेकिन प्लांट में नहीं देख पा रहे हैं, वजह क्या है? क्योंकि उसमें स्लो मोशन होता है, उसमें स्लो मूवमेंट देखने को मिलते हैं। वो एक जगह खड़ा-खड़ा ही वो मूवमेंट करता है। अब वो मूवमेंट कैसे करेगा? या तो वो नीचे की ओर, या तो ग्रेविटेशन की ओर मूव करेगा, या तो ग्रेविटेशन के विपरीत दिशा में मूव करेगा। यानी मूवमेंट जो होते हैं पौधों में या तो ग्रेविटेशन की ओर होता है, या तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर होगा, या तो पृथ्वी के ऊपर होगा। यानी सूर्य की दिशा में या तो पृथ्वी ग्रेविटेशन की दिशा में होगा। तो ऐसे हम कहते हैं कि प्लांट में भी मूवमेंट देखे जाते हैं एक ही जगह पर रहे। ठीक है? बात क्लियर हुआ? तो प्लांट में जो मूवमेंट हमें दिखाई देते हैं, ये प्लांट जो है वो किसका एग्जाम्पल हो गया? स्लो मूवमेंट का। और एनिमल जो हो गया वो एनिमल किसके हो गए? तो आप कहेंगे कि सर एनिमल जो है वो हमारा फास्ट मूवमेंट का एग्जाम्पल हो गया। बात क्लियर है? तो पहला हो गया कि हम मूवमेंट के आधार पर सजीवों को वर्गीकृत कर लेते हैं, यानी सजीव को निर्जीव से अलग कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट आता है ग्रोथ के आधार पर। ग्रोथ कहने का मतलब है कि वृद्धि के आधार पर। अब कहेंगे कि सर वृद्धि के आधार पर हम कैसे करते हैं? तो देखिए अगर कोई छोटा-सा बच्चा है, तो वो छोटा-सा शिशु धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है, तो उनके शरीर में भी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है? ग्रोथ कर रहा है, छोटा से बड़ा हो रहा है, ये ग्रोथ देखे जा रहे हैं। उसके हाथ-पाँव मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, ये सारी चीज़ किसका एग्ज़ाम्पल है? ग्रोथ में। पेड़-पौधे में भी आप देखते हैं कि डालियाँ बहुत सारा निकल जा रहा है, डालिया के साथ बहुत सारी पत्तियाँ निकल जा रही है, फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, ये सारे किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे कि सर ये सारे के सारे उदाहरण हैं ग्रोथ के। बात क्लियर है? अगली अगर हम पॉइंट की बात करें, तो अगला पॉइंट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के आधार पर भी हम सजीव को निर्जीव से अलग कर लेते हैं। अब बहुत सारे हमारे भाई-बहन समझते हैं कि श्वसन साँस लेना और साँस छोड़ना होता है। नहीं, साँस लेना और साँस छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। यहाँ पर रेस्पिरेशन की बात हो रही है। यानी कि जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन से हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है, दैट कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कि ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा का निर्माण होना ही हमारा क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो एक फीचर ये भी पाए जाते हैं सजीव में कि वो रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं। उनके शरीर में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, निर्जीव में नहीं होती है। तो इस आधार पर भी हम बाँट लेते हैं। अगली अगर हम पॉइंट की बात करें, तो उनमें एक्सक्रिएशन की बात भी होगी। एक्सक्रिएशन भी होगा यानी कि उत्सर्जन भी होंगे। उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या होता है? देखिए उत्सर्जन का अर्थ हुआ कि हमारे ब्लड में हम जितने सारे पदार्थ खा रहे हैं, वो अंततः क्या हो रहा है, वो सब फूड जो है, ऊर्जा बनकर ब्लड में स्टोर हो रहा है। ब्लड में स्टोर हो रहा है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं, जो अवांछनीय पदार्थ ब्लड में स्टोर होते हैं, जो हमें क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। जैसे हम खाते हैं प्रोटीन,
तो प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया को हमें क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। तो उसी यूरिया को बाहर निकाल देते हैं हम लोग मूत्र के माध्यम से, तो ये हमारा क्या है, उत्सर्जन है। हम लोग वायुमंडल से क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन जब लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन जाता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुलता है। जब ऊर्जा के निर्माण भी होते हैं हमारे कोशिकाओं में, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यही हमारा क्या होता है, तो आप कहेंगे एक्सक्रिएशन होता है। यानी सिंपल सी भाषा में समझे तो हमारे शरीर में बनने वाले जो भी अवांछनीय पदार्थ है, यानी जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाएगा, उसको बाहर निकाल देना ही क्या है, तो आप कहेंगे उत्सर्जन है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि पॉटी करना इजेशन कहलाता है, एक्सक्रिएशन नहीं कहलाता है, ठीक है? आप जो सुबह-सुबह जाते हैं हल्का होने, वो किसका एग्ज़ाम्पल है? इजेशन का है, एक्सक्रिएशन का नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, अगली अगर हम पॉइंट की बात करें, तो एक्सक्रिएशन के बाद होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के आधार पर भी आप सजीव को वर्गीकृत कर सकते हैं प्रजनन के आधार पर। अब प्रजनन क्या होता है? देखिए, प्रजनन का अर्थ होता है कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना, यानी अपने जैसे संतान के जन्म देना। यानी सजीवों में एक फीचर पाई जाती है प्रजनन की, कि वो अपने जैसे संतान को अपने जैसे हूबहू शिशु को जन्म दे सकते हैं। तो ये किनके फीचर होते हैं? तो आप कहेंगे कि सजीवों के फीचर होते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? बोलिए। चलिए, और भी अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म के आधार पर भी, यानी कि चयापचय के आधार पर आप सजीव को वर्ग अलग कर सकते हैं निर्जीव से। अब चयापचय क्या होता है? हमारे शरीर में इंटरनली टूट-फूट की क्रिया होती है। यानी कि हमारे शरीर में जब टूट-फूट की क्रिया होगी और उसके दरमियान ऊर्जा का निर्माण होगा, तो हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया हुई है। जैसे आप वसा खाते हैं, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स फूड की तरफ कॉम्प्लेक्स फूड होता है। लेकिन हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स फूड नहीं चाहिए, उसे सिंपल फूड चाहिए, सिंपल पार्टिकल्स चाहिए, यानी छोटे-छोटे टीनी पार्टिकल्स चाहिए। तो क्या होगा, ये कुछ एंजाइम के द्वारा ये सारे जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वो टूटते हैं और टूट कर छोटे-छोटे पार्टिकल्स में बन जाते हैं। छोटे-छोटे पार्टिकल्स में से क्या होता है, फिर कोशिका ऊर्जा बनाती है। तो यही सारी जो क्रियाएँ हमें देखने को मिलते हैं इंटरनली, हमने कहा है एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली जो हमें देखने को मिलते हैं ये सारी टूट-फूट की क्रिया, वो किसका लक्षण है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है और ये सजीवों के लक्षण हैं। तो आप कह सकते हैं कि मूवमेंट के आधार पर, ग्रोथ के आधार पर, रेस्पिरेशन के आधार पर, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म के आधार पर हम वस्तुओं को सजीव, यानी सजीव को निर्जीव से हम अलग कर सकते हैं। तो सजीवों में ये बेसिक सी फीचर होती है, ये बेसिक सी कैरेक्टर होती है, जिनके आधार पर वस्तुओं को निर्जीव और सजीव 2 अलग-अलग भागों में बाँटा गया है। बात क्लियर है? बोलिए, यहाँ तक मेरे भाई-बहन को समझ में आया या नहीं आया? बोलिए, आया? चलिए, अगली अगर हम पॉइंट की बात करें तो एक लास्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, एक होता है न्यूट्रिएंट और एक होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट कहने का अर्थ होता है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं, वो सभी के सभी न्यूट्रिएंट हैं। जैसे आप वसा खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वाटर ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी पोषक तत्व हैं। और यही न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करना हमारा पोषण कहलाता है। यानी कि जब आप भोजन को खाते हैं, भोजन को खाना ही हमारा क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो सजीव में एक और फीचर पाए जाते हैं पोषण के, न्यूट्रिशन के, यानी कि उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो भोजन नहीं करेंगे मेरे भाई, जब वो भोजन नहीं करेंगे तो भोजन नहीं होगा तो उनके शरीर में टूट-फूट की क्रिया नहीं होगी। जब टूट-फूट की क्रिया नहीं होगी, श्वसन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, प्रजनन नहीं होगा, ये सारे चीज़ नहीं हो पाएँगे। तो ये सारे फीचर होना ज़रूरी है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। हमने अब तक क्या बताया आपको?
हमने कहा कि बायोलॉजी को दो भागों में बांट देते हैं। बायोलॉजी हमारा बायोस प्लस लॉजी से मिलकर बना होता है और बायोलॉजी में हम लोग सजीव का अध्ययन करते हैं। सजीव की पहचान होती है मूवमेंट के आधार पर, सेकेंड हमने कहा ग्रोथ के आधार पर, थर्ड हमने कहा रेस्पिरेशन के आधार पर, फोर्थ हमने कहा एक्सक्रिएशन के आधार पर, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन के आधार पर हम सजीवों को वर्ग अलग कर लेते हैं निर्जीव से। ठीक है, चल अब अगर हम बात करें तो आप अपने वातावरण में, आप अपने जीव जगत में देखे होंगे विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर जीव जगत की हम बात करें तो जीव जगत में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई गई हैं। विभिन्नताएं कैसे? बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं, बहुत ऐसे जीव है जो हमें दिखाई पड़ते हैं। तो लेकिन बायोलॉजी में हम इसका अध्ययन करेंगे कैसे? इसका अध्ययन करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले एक आए अरस्तु। अरस्तु साहब जो आए, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही जीव जगत को क्लासिफाई करने का प्रयास किया। सबसे पहला प्रयास जीव जगत को बांटने का, क्लासिफाई करने का पहला जो प्रयास था वो किनके द्वारा किया गया था? अरस्तु जी के द्वारा किया गया था। इस वजह से इन्होंने विज्ञान को पढ़ने के लिए, बायोलॉजी को पढ़ने के लिए सबसे आसान बनाया, यानी कुछ एक ऐसा तरीका बनाया जिससे पढ़ना आसान हो जाए। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो आप कहेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो अरस्तु साहब को कहा जाता है। साथ ही साथ इस बात को ध्यान रख, चलिए आगे बताते हैं इस बात को। अरस्तु साहब ने जब जीव जगत को देखा तो उन्होंने उसको मॉर्फोलॉजी के आधार पर, किसके आधार पर? मॉर्फोलॉजी के आधार पर। मॉर्फोलॉजी का अर्थ होता है आकारिकीय आधार पर जीवों का बंटवारा कर दिया। आकारिकीय आधार पर सजीवों का बंटवारा का कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने उन्होंने रूप एवं संरचना के आधार पर, रूप एवं संरचना के आधार पर जीवों का बंटवारा कर दिया। और कैसे? एक्सटर्नली, यानी बाहर से देखकर उन्होंने देखा कि रूप कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है बाहर से, तो उसको क्या कर दिए? वर्गीकृत कर दिए। और इन्होंने जब वर्गीकृत किया तो यहाँ से दो शाखाएं निकल के आई, दो शाखाएं निकल कर आई। एक को इन्होंने कहा एनिमल, एक को कहा एनिमल और एक को इन्होंने कहा प्लांट। यानी कि सजीवों को इन्होंने दो भागों में वर्गीकृत कर दिया। पहला प्रयास इन्हीं का था जो जीवों को बांटा गया था। एक को एनिमल कहा गया, एक को प्लांट कहा गया। एनिमल जो कहे तो एनिमल का अध्ययन करना, जूलॉजी, इन्होंने एक शाखा बना दिया जिसको कहा गया जूलॉजी। क्या कहा गया? जूलॉजी। यानी इसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान कहा गया। और प्लांट की जो शाखा इन्होंने बनाया उसको बॉटेनी कहा गया। बॉटेनी कहने का मतलब हो गया पादप विज्ञान। तो यहां से हमारी दो शाखाएं बन गई। एक तो हमारा बना जंतु विज्ञान का शाखा और एक बना हमारा पादप विज्ञान का शाखा। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि अरस्तु साहब को ज़्यादा रुचि था जीव जंतुओं में, तो जीव जंतुओं पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। इस वजह से इनको जूलॉजी का फादर कहा गया है। यानी कि आपसे कभी पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि फादर ऑफ जूलॉजी जो है एरिस्टोटल को कहा जाता है। एरिस्टोटल को कहा जाता है। इन्हीं का नाम है अरस्तु। आप एरिस्टोटल कह दीजिए या तो इन्हें अरस्तु कह दीजिए, दोनों बातें समान है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये उन्होंने पादप पर ज़्यादा अध्ययन नहीं किया। इस वजह से पादप पर अध्ययन करने वाले कोई और वैज्ञानिक थे और उन्होंने जो अध्ययन किया, इस वजह से उन्हीं को बॉटनी के फादर कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है?
तो आप ध्यान रखिएगा कि वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस, इनको कहा जाता है पादप विज्ञान का पिता। बात क्लियर है? तो यहाँ से दो शाखाएं बनकर आया। इन्होंने सबसे पहले वर्गीकृत कर दिया प्लांट और एनिमल में। अब सवाल आता है, अब इन्होंने और भी प्रयास किया था प्लांट और इन्होंने जीव को कितने भागों में बांटा? तो आप कहेंगे कि सर जीव को दो भागों में बांटा। एक को हमने देखा कि प्लांट नाम इन्होंने दिया और एक को नाम दिया एनिमल। एक को इन्होंने एनिमल कहा था और एक को प्लांट। अब इन्होंने एनिमल को भी दो भागों में बांटा। एनिमल को दो भागों में बांट दिए। एक बांट दिए रेड ब्लड वाले समूह में, यानी कि लाल रक्त वाले में, और एक को बिना रेड ब्लड आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं विदाउट रेड ब्लड, यानी बिना लाल रक्त के। लिख देते हैं हम बिना लाल रक्त वाला। यानी कि इन्होंने जब एनिमल को देखा तो एनिमल को भी दो भागों में बांटा, और दो भागों में बांटा। एक को कहा कि लाल रक्त वाला समूह बना दिया जाए और एक को बिना लाल रक्त वाले समूह को। तो इन्होंने कहा कि जो लाल रक्त समूह वाला है उन उसको इन्होंने नाम क्या दिया? तो इनाइमा। क्या नाम दिया? इनाइमा। इनाइमा का मतलब होता है कशेरुकी। कशेरुकी। जिस जीव में कशेरुकी देखी गई, यानी कि रीढ़ की हड्डी देखा गया, तो उसको एनाइमा इनाइमा कहा गया, कशेरुकीय जीव कहा गया, यानी कि उसमें रेड ब्लड थे, यानी लाल रक्त था। और जिसमें रेड ब्लड नहीं थे उसको एनाइमा इन्होंने कहा, और एनाइमा का अर्थ होता है अकशेरुकीय। अकशेरुकीय, ठीक है। अकशेरुकीय क्यों? क्योंकि उनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, इस वजह से उनमें लाल रक्त नहीं पाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, हम सभी लोग हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो भी हैं, आप जानते हैं कि हमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। फिश की अगर बात करें तो फिश में भी पाई जाती है। अगर हम बात करें टाइगर की तो टाइगर में भी पाए जाएंगे। ये सारे जीवों में क्या पाए जाते हैं? लाल रक्त ही पाए जाते हैं। इस क्यों? क्योंकि ये कशेरुकीय जीव है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जितने सारे इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें, जितने सारे कीट हैं, कीट में लाल रक्त नहीं पाया जाता है, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो इंसेक्ट्स हो गए। एक और एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा कि जेली फिश जो होता है वो फिश नहीं है, वो भी किसके एग्जाम्पल है? अकशेरुकी के एग्जाम्पल है। तो इस तरीका से एनिमल को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में बांट दिए गए। अब इन्होंने प्लांट को भी तीन भागों में बांटा। प्लांट को भी इन्होंने तीन भागों में बांट दिया। तीन भाग कौन कौन से थे? तो इन्होंने एक को कहा शाक यानी श्रब कहा गया, एक को झाड़ियां यानी हब कहा गया, और एक को इन्होंने वृक्ष नाम दिया। इन्होंने प्लांट को भी तीन भागों में वर्गीकृत कर दिया था। शाक इन्होंने किसको कहा? शाक की अगर हम बात करें तो शाक इन्होंने कैसे कहा? तो ध्यान रखिएगा, शाक इन्होंने कहा कि अगर नरम तना है, नरम या कोमल तना वाले जो पौधे थे, नरम तना वाला को इन्होंने शाक कहा। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारा होता है, जैसे आप जितने सारे शाक खाते हैं, जैसे आप पुदीना ही ले लीजिए, पुदीना हो गया, आप कह सकते हैं पालक हो गया, आप कह सकते हैं टमाटर हो गया,
ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है, धनिया हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होंगे? तो शाक के। अगला है झाड़ियाँ। झाड़ियाँ कैसे इन्होंने कहा? झाड़ियाँ कहा कि अगर उसके छोटे तना हो, आकार में कैसे हो? छोटे हो, आकार में छोटे हो, लेकिन कई शाखाओं में विभाजित हो। शाखा भी कैसी हो? कई तना हो, यानी बहुत सारे तना हो, तो हम उसको किस में रखेंगे? झाड़ियाँ में रखेंगे। और झाड़ियाँ का इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया? तो इन्होंने एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे, गुलाब है, गुलाब हो गया, आप कह सकते हैं जामुन हो गया, आप कह सकते हैं अमरूद हो गया। ये सारे के सारे जो पौधे थे, प्लांट्स थे, वो किस में डाल दिए? झाड़ियाँ में। और वृक्ष का इन्होंने क्या कहा कि अगर अगर बड़ा हो, आकार कैसा हो? बड़ा हो, और साथ ही साथ इनके कठोर तना हो, कठोर तना हो, बड़ा हो, कठोर तना हो, तो उसे इन्होंने कहा कि उसे वृक्ष कह दो। उसे क्या कह दो? वृक्ष कह दो। इसके एग्जाम्पल क्या थे? आप समझ सकते हैं, पीपल हो गया। पीपल में आप देखते हैं कि एक तो बड़ा होता है, उसकी जो डालियां होती है वो कठोर होती है और कई शाखाओं में बटे होते हैं, तो पीपल हो गए। आप बरगद कह सकते हैं, बरगद हो गया। आप आम कह सकते हैं, आम हो गया। इस तरीका से इन्होंने जीव को दो भागों में बांटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। प्लांट को भी तीन भागों में और एनिमल्स को दो भागों में। एनिमल्स को क्या? लाल रक्त वाले और बिना लाल रक्त वाले। लाल रक्त वाले को कशेरुकी इन्होंने कहा और बिना लाल रक्त वाले को अकशेरुकी कहा। इसी प्रकार से प्लांट की अगर बात करें तो तीन भागों में, शाक, झाड़ियां और वृक्ष इन्होंने कहा। शाक किसको कहा? जिसके तना नरम हो, वो कोमल हो, मुलायम हो। और झाड़ियाँ किसको कहा गया है? जिस जो आकार में छोटे हो और कई शाखाओं में बटे होते हैं। वृक्ष किनको कहा? तो आकार में बड़ा हो जाए, उनकी कई शाखाएं हो जाए, उनकी डालियां कठोर और मजबूत होती है, तो इस तरीका से उन्होंने जीवों का बंटवारा कर दिया। बात क्लियर है? चल, अब यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, यहीं पर हम लिखवा दे रहे हैं पीछे में। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि अरस्तु साहब के पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है, अरस्तु साहब के अगर इनके पुस्तक की अगर नाम हम बात करें, तो इनके बुक का नाम आप ध्यान रखिएगा। इनका बुक क्या था? तो हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम किसके पुस्तक का नाम है? तो आप कहेंगे अरस्तु जी का। और ध्यान रखेंगे कि थियोफ्रेस्टस के बुक का नाम क्या है? तो हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरियम। हिस्टोरिया प्लांटेरियम जो है वो किनके पुस्तक का नाम है? थियोफ्रेस्टस जी के पुस्तक का नाम है। इन्होंने अपनी अपनी जो भी एक्सपीरियंस रहा, तो थियोफ्रेस्टस साहब ने प्लांटेरियम जो इनका बुक था उसमें अपना एक्सपीरियंस साझा किया, और एनिमेलियम वाली जो पुस्तक है उसमें अरस्तु साहब ने अपना एक्सपीरियंस साझा किया। तो इस तरीका से हमारे जीवों का बंटवारा भी हो गया। लेकिन मेरे भाई, क्या इससे जीवों का अध्ययन करना क्या आसान हो गया? हाँ, आसान तो हुआ, लेकिन उतना आसान नहीं हुआ, उतना आसान नहीं हुआ। तो एक और चीज़ आए, क्लासिफ़िकेशन। क्लासिफ़िकेशन आया। क्लासिफ़िकेशन कहने का मतलब है वर्गीकरण। अब ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए, अ स्टडी ऑफ, अ स्टडी ऑफ क्लासिफ़िकेशन, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है? तो इसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? वर्गीकी।
यानी कि जीवों के अध्ययन करने के लिए क्लासिफिकेशन एक माध्यम बनाया गया। इसमें इसके आधार जो अरस्तु साहब ने जो जीव थे हमारे, जीव को 2 भागों में बाँट दिए थे, लेकिन उससे काम चल नहीं रहा था। तो इंटरनेशनल लेवल पर बैठक होकर वर्गीकरण का सिद्धांत दिया गया। ध्यान रखिएगा कि ये वर्गीकरण का सिद्धांत जो देने वाले वैज्ञानिक थे, ठीक है? अगर कभी भी पूछा जाए कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा कि ये कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस इन्होंने ही बहुत समय के बाद इन्होंने आया और क्या किया, टैक्सोनॉमी का सिद्धांत दिया। टैक्सोनॉमी के सिद्धांत में इन्होंने एक तरीका अपनाया, और तरीका क्या था कि जब हम जीव की अगर हम पहचान करते हैं, जीव को अगर हम, जैसे आप मान के चलिए कि किसी भी, जैसे हम हो गए, तो हमारा नाम आदित्य हुआ, मेरा नाम अगर आदित्य है, तो हम कहीं भी जाएंगे तो मेरा नाम आदित्य ही रहेगा। लेकिन अगर पार्टिकुलर अगर किसी किसी पर्सन की बात करें, तो किसी पर्सन के लिए हम चाचा हो सकते हैं, किसी पर्सन के लिए दादा हो सकते हैं, किसी पर्सन के लिए फूफा हो सकते हैं, किसी पर्सन के लिए पापा हो सकते हैं। तो हम हर जगह बदल रहे हैं, ठीक है? कोई हमें चाचा कह के पुकारेगा, कोई बाबा कह के पुकारेगा, कोई दादा कह के पुकारेगा, अलग-अलग नामों से पुकारेगा। लेकिन मेरा एक ही नाम रहेगा हमेशा आदित्य। हमेशा क्या नाम रहेगा? आदित्य। तो इसी तरीका से इन्होंने कैरोलस लिनियस साहब ने द्विपद का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? बाइनोमियल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का अर्थ हुआ द्विपद नामकरण। यानी कि जितने सारे जीव होंगे, उन सभी जीव का अध्ययन करके इन्होंने द्विपद नामकरण का सिद्धांत दिया, और द्विपद नामकरण में इन्होंने 2 पद बनाए। कितने पद बनाए? 2 पद इन्होंने बनाया। एक पद इन्होंने जीनस कहा, और एक पद को इन्होंने स्पेसीज कहा। अब ये क्या मामला था? जीनस यानी कि किसी भी अगर जीव का नाम रखा जाएगा, बायोलॉजिकल उनका नाम अगर रखे जाएंगे, यानी हर पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये मान्य होगा द्विपद नामकरण है। यानी कहीं भी जाएगा पर्सन, अगर ये द्विपद नामकरण वाली नाम को अगर बोलेगा, तो हर बंदा उसी चीज को देगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो आपने मेंजीफेरा इंडिका सुना होगा। मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये एक आम का नाम है। आम का बायोलॉजिकल नेम है। आम का क्या है? बायोलॉजिकल नेम। अब कोई व्यक्ति हम भारत में आम कहता है, लेकिन क्या हर कंट्री में इसे आम ही कहे जाते होंगे? तो हम यहाँ पर तो लग रहा है, लेकिन हर व्यक्ति तो नहीं जान रहा है कि कहाँ पर किस नाम से जाने जा रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति अगर कहीं दूसरे जगह जा रहा है और उसे आम खाने का मन है, तो वो मार्केट में जाकर मेंजीफेरा इंडिका मांगेगा, तो उसे आम ही मिलेगा। उसे क्या मिलेंगे? आम ही मिलेंगे। तो इस तरीका से इन्होंने, कैरोलस लिनियस साहब ने द्विपद नामकरण का सिद्धांत दिया। ध्यान रखिएगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो किनके द्वारा दिया गया था? तो वो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, जिसमें एक टर्म यूज किया गया जीनस को और एक टर्म यूज किया गया स्पीसीज को। और इस तरीका से पूरे जीव को नाम दे देकर उसका वर्गीकरण कर दिया गया, ताकि अध्ययन करना क्या हो जाए? आसान हो जाए। ताकि अध्ययन करना क्या हो जाए? आसान हो जाए। लेकिन एक सवाल होता है, एक सवाल खड़ा होता है कि द्विपद नामकरण क्या सर ऐसे ही दे दिए गए, तब तो हर जीव का अलग अलग नाम हो जाएगा? हाँ मेरे भाई, हर जीव का अलग अलग नाम होगा, लेकिन द्विपद नामकरण जो दिया गया, वो हर जीव का नाम ऐसे ही नहीं दिए गए, कुछ उसके आधार बनाए गए। तो कुछ बेस बनाया गया, और बेस क्या था? सबसे पहला बेस बनाया गया कि उसकी पहचान की गई। उसकी क्या की गई? पहचान की गई। पहचान कैसे किया गया? देखिए, इन्होंने तो थोड़ा-सा हिंट दे ही दिया था कि एनिमल है कि प्लांट है। सबसे पहला पहचान तो ये हो गया। सबसे पहला पहचान क्या हो गया कि एनिमल है कि प्लांट है।
एनिमल की पहचान करना हमने सिखलाया कि कैसे हम पहचान सकते हैं। प्लांट की पहचान यानी जो स्वपोषी है, जो भोजन अपना खुद बना सकता है, ठीक है? तो ये सबसे पहले तो है कि मूवेबल अमूवेबल, यानी कि गति कर रहा है, एक गति नहीं कर रहा है, तो इस तरीका से हम कह सकते हैं, यानी अस्थायी रूप से गति कर रहा है। तो इन्होंने सबसे पहले जो कहा कि पहचान करेंगे, सबसे पहले जीवों की क्या करेंगे? पहचान करेंगे। जैसे एक क्लास है, एक क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मान लीजिए 2000 विद्यार्थी हैं। 2000 विद्यार्थी में से हमें अगर सबको कैटेगराइज़ करना होगा, बाँटना होगा और हमें क्लास में हर क्लास का, जैसे आप देखे होंगे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी ऐसे करके रहता है, डिफ़ाइन किया रहता है। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले पहचान करते हैं कि एक क्या करो कि सबसे पहले देखो कि लड़का को अलग करो, लड़की को अलग करो। ये चीज़, या पहले आप कह सकते हैं कि हर उम्र के बच्चा को अलग करो। जैसे 0 से लेकर 5 साल के बच्चा को एक साइड रखो, 5 से लेकर 10 साल के बच्चा, 6 से 10 साल के बच्चा को अलग रखो, 10 से आप कह सकते हैं 15 साल के बच्चा को अलग रख दो। इस तरीक़ा से अलग कर दीजिएगा, ये पहचान हो गया। पहचान करने के बाद कैरेक्टर उनका देखा गया, ठीक है? क्या देखा गया? कैरेक्टर देखा गया। यानी हम कह सकते हैं 1 मिनट रुकिएगा, पानी ज़रा पी लें। क्या मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ विशेषता होगा। क्या होगा? विशेषता होगा। यानी जब विशेषता पता चल जाएगा, उसके बाद ही हम नाम करेंगे। उसके बाद ही क्या रखे जाएँगे? नामकरण किया जाएगा। तो ये 3 आधार बनाकर किसी भी जीव का नामकरण किया गया। अब इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जब ये नामकरण किया गया, द्विपद नामकरण जो दिया गया, तो इसके लिए 2 संस्था भी बनाई गई थी। इसके लिए 2 संस्था भी बनाई गई थी। वो संस्था क्या थी? जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जीवों की हमने कितने भागों में बाँटा अभी? तो आप कहेंगे कि सर जीव को तो हम 2 भागों में बाँट दिए। एक को हमने कहा एनिमल, एक को हमने कहा एनिमल और एक को हमने कहा प्लांट, ठीक है? एक को हमने कहा प्लांट, कि एक एनिमल है, एक प्लांट है। सबसे पहले तो पहचान हो गया। अब पहचान होंगे तो एनिमल का कैरेक्टर अलग होगा। पहला पहचान हमने ऊपरी तौर पर कहा कि एक जैसा दिख रहा है उसको एनिमल, जो इधर-उधर घूम रहा है, मौज-मस्ती में है, वो चल रहा है, फिर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एनिमल कह दो। ये एक जगह खड़ा है उसको प्लांट कह दो। पहला तो ये हो गया। अब इसके कैरेक्टर देखे गए क्या? कैरेक्टर देखा गया कि ये अपना भोजन खड़ा-खड़ा बना ले रहा है, खुद भोजन बना रहा है और ये लोग जो है इस पे डिपेंड है, दूसरे पर डिपेंड है। तो इस तरीक़ा से कैरेक्टर की उनका पहचान किया गया। तब इनका नामकरण करने के लिए एक संस्था बनाई गई। तो एक संस्था, ध्यान रखिएगा, संस्था का नाम, यानी कि जब हम किसी भी एनिमल की अगर नामकरण करते हैं, उनके द्विपद नामकरण का सिद्धांत जो लिनियस साहब के द्वारा दिया गया, तो उसके अनुसार जो नामकरण करते हैं, तो एक संस्था बनाई गई जिसको हम कहते हैं ICZN, ICZN। और प्लांट के लिए जो संस्था बना, प्लांट के लिए जो संस्था बना वो ICBN, ICBN। तो 2 संस्थाएँ बनाई गई, ICZN और ICBN, और यही 2 संस्थाएँ जो है मिलकर पूरे जीव को, पूरे जीव का नामकरण करते हैं। पूरे जीव का क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ICZN का अर्थ क्या होगा? पूरा इसका फुल फॉर्म, तो ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यानी कि ICZN का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अभी-अभी हमने बताया कि जूलॉजी का अध्ययन जो होता है, जीव-जंतु के अध्ययन ही जूलॉजी कहलाते हैं। तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा, यानी कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो
जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, वो उन्होंने ही कोड के अनुसार इसको क्या किया, कोडित किया गया, ठीक है। अब आईसीबीएन है, आईसीबीएन का अर्थ क्या हो गया आप समझ सकते हैं, एक याद रखेंगे, दूसरा याद रहेगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब बोटेनिकल है यानी बॉटनी है, तो बॉटनी में इसका पादप, यानी कि यहाँ से हमें पूरी तरीका से पता चल गया कि जो द्विपद नामकरण दिए जाते हैं वो संस्था आईसीजेडएन होता है, और आईसीबीएन के संस्था के द्वारा ही हमारे प्लांट के द्विपद नामकरण दिए जाते हैं। लेकिन ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो आप कहेंगे कि कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। अब यहीं से इनके कुछ पुस्तक के नाम हम लिख देते हैं जो आपको याद रखना है कैरोलस लिनियस जी का। चल, इस चीज को आप समझ गए होंगे तो इसे हम मिटा रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे। चल, पुस्तक जो है ध्यान रखेंगे, स्पेसीज प्लांटेरम, एक है जीनस प्लांटेरम, एक है आपका सिस्टमा नेचर, सिस्टमा नेचर, स्पेसीज प्लांटेरम है, जीनस प्लांटेरम है और सिस्टमा नेचर है। ये तीन पुस्तक जो है, इन तीन पुस्तक के लेखक कौन है तो ध्यान रखिएगा कैरोलस लिनियस, हम लिनियस केवल लिख दे रहे हैं। इनके लेखक कौन है, लिनियस। इन्होंने अपनी सारी एक्सपीरियंस इन्हीं तीन पुस्तकों में दिया है। हालांकि इनके और भी पुस्तक हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हमने यहाँ पर नोट करवा दिया, इसको नोट कर लेंगे। चल, अब यहाँ पर आया आईसीजेडएन आया, तो इसके अनुसार जो द्विपद नामकरण दिया गया तो हमने लिखा कि जीनस है और स्पीसीज है, ठीक है। तो जीन और स्पीसीज जो द्विपद नामकरण दिए गए, तो द्विपद क्लासिफिकेशन करने के लिए जीवों के नामकरण करने से पहले उनको स्टेप बाय स्टेप बांटा गया, यानी चरण बाय चरण उनको अलग अलग किया गया, और ये चरणबद्ध चरण अलग करने की प्रक्रिया हायरार्की का प्रयोग किया गया। अब हायरार्की क्या होता है समझेंगे, देखिए जैसे जीव है तो सबसे पहले ट्रिक को आप याद रखेंगे, ट्रिक क्या हो, ट्रिक है आपका जस वर्ग का वंशज। इस ट्रिक को याद रखिए, आपको पूरा ये हायरार्की याद हो जाएगा, पूरा स्टेप याद हो जाएगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम पूरे चीजों को बांट देते हैं। तो देखिए, ज से हो गया जगत, ज से हो गया जगत, स से होते हैं संघ, ज से होता है जगत, स से होता है संघ, व से याद रखेंगे वर्ग, व से वर्ग, और ग से याद रखेंगे गण। गण मेरे भाई मारने वाला नहीं, किसी को ठोकने वाला नहीं, मेरे को बोलेगा नहीं, ये वाला गण नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क से होता है कुल, क से होता है कुल, वंश से ध्यान रखेंगे वंश होता है, और ज से याद रखेंगे जाति, या इसी को आप प्रजाति भी कह सकते हो, ठीक है। यानी कि ट्रिक क्या आया, जस वर्ग का वंशज, ज से होता है जगत, स से होता है संघ, व से होता है वर्ग, ग से होता है गण, क से का से हुआ कुल, वंश से हुआ वंश, और ज से हो गया जाति या प्रजाति। यानी कि यही 7 चरणों में जब हम जीवों के नामकरण करते हैं तो ये 7 चरणों में बांट कर ही जीवों के अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब
स्टेप क्या होता है, देखिए सबसे पहला जो होता है, सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा हायरार्की जो है, सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि डोमेन जो है, वो क्या है, जगत है। तो सबसे पहला आप ध्यान रखेंगे किंगडम, किंगडम हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पर आप ध्यान रखेंगे फाइलम होता है, फाइलम या इसी को डिवीजन भी कहते हैं। डिवीजन हम लोग प्लांट के लिए यूज करते हैं और फाइलम हम लोग एनिमल के लिए यूज करते हैं। थर्ड नंबर की बात करें तो क्लास होता है। फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो ऑर्डर होता है। 5 नंबर की बात करें तो फैमिली होता है। और 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर में जीनस होता है। और 7 नंबर में मेरे भाई स्पेसीज होता है। क्या होते हैं, स्पेसीज होते हैं। इसी को हमने जगत कहा है, इसको हमने संघ कहा है, क्लास को हमने वर्ग कहा है, ऑर्डर को हमने गण कहा है, फैमिली को कुल कहा, और जेनस को हमने वंश नाम दिया, वंश कहते हैं। और स्पेसीज को हम लोग प्रजाति या जाति कह देते हैं। बोलिए, इतनी बात क्लियर हुआ। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे, अब आपको समझ में आ गया कि जब भी हम द्विपद नामकरण देखते हैं, जब भी जीवों का हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, तो उसमें जो नाम दिए जाते हैं इन्हीं दोनों चरण के अनुसार दिया जाता है, यानी यही दोनों हायरार्की के अनुसार दिया जाता है, इन्हीं दोनों टैक्सा के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, ये सब अपने आप में एक टैक्सा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो होता है ये लार्जेस्ट है, ये क्या है, लार्जेस्ट यूनिट है। और ये हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है। यानी कि सबसे छोटी इकाई है। अब यहाँ से आप समझेंगे कि जो किंगडम है इसमें सभी जीव शामिल हो जाते हैं, सभी जीव शामिल हो जाते हैं, इस वजह से इसे लार्जेस्ट कहा गया। जितने सारे एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं सबको इसी में डाल दिया गया। ठीक, लेकिन अभी ध्यान रखना है हमने किंगडम कहा है। ठीक है, डोमेन में बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, लेकिन हमने इसी के अनुसार सभी चीजों को बांटा। फिर जैसे ही नीचे आएंगे तो कुछ जो समानता होगा कम हो जाएगा, समानताएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। फिर नीचे आएंगे तो और समानता कम हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम किंगडम से स्पेसिस की ओर जाएंगे तो समानताएं बहुत ही कम हो जाएगी, लेकिन जब हम स्पेसिस से किंगडम की ओर जाएंगे तो समानताएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे लेकिन कुछ समय बाद। ठीक है, पहले हम लोग अब और भी चीज पढ़ लेते हैं। चल, अब यहाँ से जब जीव जगत का द्विपद नामकरण कर दिया गया तो कैरोलस लिनियस साहब ने सबसे पहले बायोलॉजिकल नेम के आधार पर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर जीवों को इन्होंने पहली बार दो भागों में बांटा। ठीक है, क्लासिफिकेशन के आधार पर हमने कहा है। और यहाँ से आता है टू किंगडम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ध्यान रखेंगे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले कौन थे, तो कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस के द्वारा ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन यानी दो जगत वर्गीकरण दिया गया था। इन्होंने आधार क्या बनाया था, इन्होंने आधार जो बनाया था वो आधार था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है मेरे भाई,
क्योंकि ये सारे के सारे की पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि किस आधार पर इन्होंने जीवों को बाँटा था। तो पहला जो आधार इन्होंने बनाया था वो पोषण था। वो किसके आधार पर बाँट दिए थे? पोषण के आधार पर कि वो स्वपोषी है या परपोषी है। स्वपोषी है या परपोषी है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट इन्होंने आधार बनाया था कि उसमें सेल वॉल है या नहीं है, यानी कोशिका भित्ति के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर, यानी कि दो इन्होंने आधार बनाया कि पहला कि कोशिका भित्ति है या नहीं है, दूसरा सेल वॉल है, दूसरा पोषण करता है, उसके पोषण के आधार कैसे हैं, ठीक है? तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में यही दो चीज आए थे निकल कर, एक आया एनिमल, एक आया एनिमल और एक आया प्लांटे, ठीक है? एक एनिमल और एक आया प्लांटे, ठीक है? ध्यान रखेंगे यहाँ से कि इनकी कुछ कमियां भी थी, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, इनके कुछ ड्रॉबैक भी थे। कमियां क्या थी? कमियां ये था कि एनिमल में कुछ ऐसे एनिमल जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, जो एनिमल में रखा गया उनको रखना चाहिए था प्लांटे वाले में। कुछ ऐसे थे जो प्लांट में रखा गया लेकिन उनका कैरेक्टर एनिमल की तरह मैच कर रहा था, ये चीज कमियां आ गई। दूसरी बात ये भी थी कि बहुत सारे ऐसे जीव बाद में निकल कर आ गए जो इन दोनों में फिट बैठ नहीं रहे थे इनके थ्योरी के अनुसार, तो इनके कुछ कमियां भी थी, वो कमियां आपको ध्यान रखना है। पहला कमी जो था पोषण का ही था कि इन्होंने स्वपोषी और स्वपोषी और परपोषी में विभेदन विभेदन नहीं कर पाए, ठीक है? स्वपोषी और परपोषी में इन्होंने विभेदन नहीं कर पाए, ये सबसे पहला था, ठीक है? अच्छा, परपोषी के जगह पर हम विषम पोषी लिखते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? विषम पोषी। दूसरा इन्होंने एकल कोशिकीय और बहुकोशिकीय, इन दोनों में विभेदन नहीं कर पाए, इन दोनों में भी विभेदन नहीं कर पाए थे। थर्ड जो इनका ड्रॉबैक था वो प्रोकैरियोटिक और यू कैरियोटिक में भी इन्होंने विभेदन नहीं कर पाए थे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर स्वपोषी विषम पोषी तो समझ सकते हैं, लेकिन ये एकल कोशिकीय बहुल कोशिकीय क्या होता है? एकल कोशिकीय मतलब कि वह जीव जो एक ही प्रकार की कोशिका से बना हुआ है, और बहुकोशिकीय का अर्थ होता है कि एक जीव में बहुत विभिन्न प्रकार के सेल से मिलकर वो बना हुआ है, ठीक है? जैसे हम लोग बहुकोशिकीय हैं, जैसे त्वचा वाली सेल अलग है, किडनी का सेल अलग है, फेफड़ा का सेल अलग है, हृदय का सेल अलग है, तो हम लोग बहुकोशिकीय में आते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अर्थ होता है कि जिनके कोशिकांग डेवलप नहीं है, और यूकैरियोटिक का होता है कि जिनके कोशिकांग डेवलप है, जिनके न्यूक्लियस डेवलप नहीं है प्रोकैरियोटिक, जिनके न्यूक्लियस डेवलप है यूकैरियोटिक कहलाए। तो इस प्रकार से इन्होंने विभेदन नहीं कर पाए थे, तो इनका थ्योरी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, ठीक है? अगला पॉइंट है थ्री किंगडम। इसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन यानी त्रिजगत वर्गीकरण। ध्यान रखेंगे कि त्रिजगत वर्गीकरण का अगर कभी भी पूछा जाए कि किसने दिया था, तो ई हैकल, ई हैकल जी के द्वारा दिया गया था। इनके त्रिजगत जो
दिया गया वर्गीकरण वो किसके द्वारा दिया गया था? ए हैकल के द्वारा दिया गया था और इन्होंने जीवों को 3 भागों में बाँट दिया। 3 क्या किए? किंगडम बना दिए। पहला किंगडम तो एनिमल था ही, दूसरा प्लांट था ही। इन्होंने एक अलग किंगडम की खोज किया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। जिनका नाम क्या था? प्रोटिस्टा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि प्रोटिस्टा में सर कौन सा जीव आएगा? तो ध्यान रखेंगे इसके एग्जाम्पल। ठीक है, हालांकि ये अभी हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, आगे चल के जब हम लोग किंगडम को पढ़ लेंगे, प्लांट किंगडम अलग पढ़ लेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ लेंगे, प्लांट पढ़ लेंगे और सारे किंगडम को पढ़ लेंगे, तब इसको एक बार और भी हम आपको निचोड़ में बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो प्रोटिस्टा में ध्यान रखिएगा कि यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। ये 3 एग्जाम्पल ही आप ध्यान रखेंगे, ये तीनों एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी खासियत क्या थी? इन्होंने क्या किया था? अब ध्यान रखेंगे, प्रोटिस्टा जो जगत बनाया था, इन्होंने कहा कि ये सारे के सारे जो जीव है यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक जीव होते हैं और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि यूकैरियोटिक के साथ साथ ये एकल कोशिकीय होता है। क्या होता है? एकल कोशिकीय होता है। यानी कि ये यूकैरियोटिक और एकल कोशिकीय जीव वाले को एक संघ में डाल दिया, प्रोटिस्टा वाले जगत में डाल दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिए गए थे ई हैकल के द्वारा और तीसरा जगत जो आया था वो प्रोटिस्टा आया था, यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। ये कैसे जीव हैं? एकल कोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। अगला जो किंगडम आया वो किंगडम आया निकलकर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कोपलैंड थे। कोपलैंड के द्वारा ही 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। इन्होंने जीवों को, यानी कि इन्होंने पूरे सजीवों को चौथा जगत दिया। एक पहले से जो था एनिमल था, दूसरा प्लांट था और थर्ड की अगर बात करें तो प्रोटिस्टा आ ही गया था और चौथा जो आया जगत वो मोनेरा जगत था। कौन सी जगत थी? मोनेरा जगत थी। तो मोनेरा जगत की खोज किसने किया था? तो आप ध्यान रखेंगे कोपलैंड साहब ने। मोनेरा में एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको, ऑल बैक्टीरिया, यानी सभी जो बैक्टीरिया हैं वो किसके अंदर आते हैं? मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। और इसमें आ जाता है, ध्यान रखेंगे, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल ये एक प्रकार की बैक्टीरिया है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसमें क्या खासियत था कि ये एकल कोशिकीय जीव है, एकल कोशिकीय जीव है और साथ ही साथ एकल कोशिकीय के साथ साथ ये प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है। आई होप कि अब आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। यानी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सा था? मोनेरा था। मोनेरा में ऑल बैक्टीरिया शामिल होते हैं। इसी में नील हरित शैवाल है, एकल कोशिकीय जीव है और प्रोकैरियोटिक जीव को किसमें डाला गया? मोनेरा जगत में। अंततः एक और आया जगत जिसे बोला गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? तो ध्यान रखेंगे आर एच व्हिटेकर के द्वारा।
आर एच विटेकर के द्वारा, आर एच विटेकर के द्वारा इन्होंने पांचवा जो जगत बनाया, वो जगत ध्यान रखेंगे, सबसे पहला जो था एनिमल था, सेकंड जो था प्लांट था, आपको याद हो गया होगा। अगला प्रोटिस्टा था, चौथा जगत मोनेरा आया था, और पांचवा जो जगत आया वो फंगाई आया, यानी जिसे हम फंगस कहते हैं। ठीक है, यानी कवक का एक जगत इन्होंने बनाया। और पूरे ब्रह्मांड में जितने सारे जीव है, ब्रह्मांड की नहीं, हमारे जितने भी वायुमंडल में, जैव मंडल में या जीव जगत में जितने सारे जीव हैं, उन सभी को इन्हीं आर एच विटेकर के द्वारा ये 5 किंगडम में पूरी तरीका से समेट दिया गया। अब इससे बाहर कोई भी किंगडम नहीं है, इससे बाहर कोई भी किंगडम नहीं है। ठीक है, जिसे हम फफूंद भी कहते हैं, कवक कह दीजिए, फफूंद कह दीजिए। ठीक है, ये सारे एक ही चीज है। तो जीवों का बंटवारा आज तक जो मान्य है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार ही है। तो इन्होंने कुछ बेस बनाया था, कुछ आधार बनाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। ठीक है, अब वो आधार क्या इन्होंने बनाया था, उस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो इन्होंने आधार बनाया था वो आधार था कोशिका के प्रकार कैसे हैं। अगर हम बेस बोले कि किस आधार पर इन्होंने सारे चीजों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो सबसे पहला जो इन्होंने आधार बनाया था कोशिकीय प्रकार, कोशिकीय प्रकार, यानी कि एकल कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, इसके आधार पर। सेकेंड इन्होंने बताया कायिक संगठन, कायिक संगठन, कायिक संगठन का अर्थ होता है शारीरिक संरचना या बनावट, यानी कि इसके संरचना कैसी है। ठीक है, उसके आधार पर इन्होंने अलग अलग कर दिया। तीसरा इन्होंने बनाया पोषण के आधार पर, किसके आधार पर, पोषण के आधार पर, कि ये किस प्रकार के पोषण करते हैं, स्वपोषी है या विषम पोषी है, उसके आधार पर। फोर्थ इन्होंने बनाया कोशिका भीति के आधार पर, कोशिका भीति के आधार पर, यानी कि सेल वॉल मौजूद है या नहीं है। 5 नंबर बनाया जनन के आधार पर। जनन कहने का अर्थ क्या हुआ कि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन है, इसके आधार पर इन्होंने बांटा। और 6 नंबर इन्होंने जैव विकास के इतिहास, जैव विकास का इतिहास, इतने आधार बनाकर इन्होंने पूरे जीव जगत को वर्गीकृत कर दिया और हमारा बायोलॉजी पढ़ना सरल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आर एच विटेकर के द्वारा। आर एच विटेकर के द्वारा दिया गया किंगडम कौन सा था, जगत कौन सा था, फंगाई था। ध्यान रखेंगे। इन्होंने बेस, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उन्होंने कौन सा आधार नहीं था, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का आधार कौन सा नहीं था। ये 6 में से 3 दे सकते हैं और चौथा नहीं हो सकता है। तो आप याद रखें, डायरेक्ट कोशिकीय प्रकार था, कायिक संगठन था, पोषण था, कोशिकीय भीति था, जनन था, जैव विकास का इतिहास था। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अब जो हमने आपसे कहा था कि जो क्लासिफिकेशन हो रहे थे उसके कुछ ना कुछ क्या थे, यहाँ पर हमने हायरार्की बनाया था कि ऐसे करके द्विपद नामकरण दिया जाता है। तो द्विपद नामकरण का थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कैसे हम द्विपद नामकरण के अनुसार चीजों को बांट देते हैं। तो पहला देखिए, अगर किंगडम की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, किंगडम की अगर हम बात करते हैं, तो किंगडम में ये जितने सारे जीव देख रहे हैं, पहला क्या है, किंगडम है। किंगडम में क्या है, शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, बिल्ली है, कुत्ता है, मानव है, छिपकली है, घरेलू मक्खी है। ये सारे के सारे जो जीव है ये किस किंगडम के आते हैं,
तो ये आते हैं एनिमेलियम। कौन सा आता है? एनिमिलिया आता है। यानी कि जो किंगडम है मेरे भाई, ये कौन सा किंगडम है? तो एनिमिलिया है। एनिमिलिया जगत है। कौन सी जगत है? एनिमिलिया जगत है। एनिमिलिया जगत में आप देखेंगे तो शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता, मानव, छिपकली, घरेलू मक्खी, सब में क्या है? समानता है। ये उसको आप नहीं छांट पाओगे, ठीक है? क्योंकि सब आप देख पा रहे हैं कि इसमें शाकाहारी, मांसाहारी, ये सारे जीव हैं। ये सब क्या है? एनिमल्स है, ठीक है? अब जैसे ही हमने नीचे आया फाइलम में, संघ में, तो शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता, मानव, छिपकली। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, बिल्ली है, कुत्ता है, मानव भी है, छिपकली भी है। लेकिन मेरे भाई ये घरेलू मक्खी जो है, ये घरेलू मक्खी क्या हो गए हैं? ये घरेलू मक्खी कहाँ चले गए? तो आप कहेंगे कि सर ये घरेलू जो मक्खी है, ये घरेलू जो मक्खी है, ये कहाँ चला गया? तो आप कहेंगे कि ये घरेलू जो मक्खी है, ये तो बाहर हो गया। बाहर होने का अर्थ क्या हुआ? कि इसको संघ से बाहर निकाल दिया गया। संघ से बाहर क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि घरेलू मक्खी जो है ये कार्डेटा संघ का एग्जाम्पल नहीं है। कार्डेटा हम उसे कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अभी हमने कहा था कि कीटों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो संघ है, वो कौन से संघ है? तो आप कहेंगे कि ये सारे के सारे संघ है कार्डेटा संघ है। कार्डेटा संघ है, ठीक है? बात क्लियर हुआ? अब इसके बाद आता है क्लास। क्लास में अगर देखें तो शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, आपका बिल्ली है, ये सारे चीज है, कुत्ता है, मानव है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर छिपकली अब नहीं आई। यहाँ पर छिपकली नहीं आया। छिपकली क्यों नहीं आया? बात तो सोचने वाली है कि छिपकली क्यों नहीं आया। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे समानताएं कम हो रहा है। पहला समानता तो घरेलू मक्खी को हम हटा दिए, क्योंकि घरेलू मक्खी है का डेटा संघ का जीव नहीं है। अब यहाँ पर छिपकली को जो हटा रहे हैं, वो छिपकली को किस आधार पर हटाएंगे? क्योंकि छिपकली जो है वो क्या करती है? अंडा देती है। छिपकली क्या देती है? अंडा देती है। वो अंडज प्राणी है। और ये सारे के सारे जो जीव है वो जन्म देते हैं बच्चे का, अंडा नहीं देते, बच्चे जन्म देते हैं, विकसित बच्चा को जन्म देते हैं। तो इसको क्या कहा गया? एनिमेलिया कहा गया। क्या कहे गए? मैमेलिया, ठीक है? तो ये जो वर्ग आया, ये वर्ग क्या है? मैमेलिया वर्ग है, क्योंकि ये सारे के सारे जीव जो है विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। और यहाँ छिपकली जो क्या है? छिपकली अंडज वाली प्राणी है, ये मैमेलिया का संग नहीं है, ठीक है? चल, अब जैसे जैसे और भी हम नीचे आए, ठीक है, इतने स्तर पर देखें कि जो जीव था वो छटते चले जा रहे हैं। उसके बाद आया ऑर्डर। ऑर्डर में देखेंगे तो शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता। अब यहाँ से मानव हट गया। यहाँ से क्या हट गया? मानव हट गया। तो मानव को हम क्यों हटा दिए? मानव को क्यों हटा दिए? क्योंकि मेरे भाई मानव जो है वो प्राइमेटा वर्ग का है। वो किस वर्ग का है? प्राइमेटा गण का है। ये जो है प्राइमेटा गण का है। और ये सारे के सारे जो जीव है, शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता, ये सारे के सारे जो जीव है ये कार्निवोरा कार्निवोरा गण का सदस्य है। यानी कार्निवोरा संघ गण का जीव है, ठीक है? जैसे ही गण से हमने नीचे आया तो हमने देखा शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली। अब कुत्ता हट गया। कुत्ता क्यों हट गया? क्योंकि कुत्ता जो है वो कैनेडी परिवार का है जीव। और ये सारे के सारे जो जीव है वो फैलिस वर्ग का जीव है। किस वर्ग का है? फैलिस वर्ग का जीव है। तो यहां से कुत्ता बाहर हो गया। अब जैसे ही फैमिली से नीचे हमने आया तो शेर, बाघ, तेंदुआ आ गया। अब जैसे ही शेर, बाघ, तेंदुआ आया तो यहां से बिल्ली गायब हो गया। बिल्ली गायब क्यों हो गया? क्योंकि बिल्ली जो है अलग अलग वंश की है। बिल्ली जो है अलग वंश के है, ठीक है? फैलिस वंश का है।
बिल्ली जो है वो फेलिस वंश का है, लेकिन ये शेर बाघ तेंदुआ जो है ये पैंथेरा वंश का है। किस वंश का जीव है? पैंथेरा वंश का जीव है। और उसके बाद नीचे आया तो शेर अलग हो गया। शेर किस प्रजाति का हो गया? लियो प्रजाति का। बाघ किस प्रजाति का? टिग्रिस प्रजाति का। और तेंदुआ किस प्रजाति का? पारडस प्रजाति का। तो इस तरीका से जो जीवों में समानता था उसकी समानता को हम 7 स्टेज में क्या कर दिए? बांट दिए और बांट कर जीवों का नामकरण कर दिए। तो जब भी आप देखते हैं जैसे शेर का लिखते क्या है? पैंथेरा लियो लिखते हैं। पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा क्या है? वंश है। लियो क्या है? प्रजाति है। इसी तरीका से पैंथेरा टिग्रिस लिखते हैं तो पैंथेरा क्या है? वंश है। और टिग्रिस क्या है? उसकी प्रजाति है। इसी प्रकार से आप कहते हैं पंथेरा पारडस। पैंथेरा पारडस। पैंथेरा क्या हो गया? वंश हो गया। और पारडस क्या हो गया? उसकी प्रजाति हो गई। ठीक है, तो इस तरीका से जीवों का बंटवारा हो गया। अब कुछ पॉइंट हम और लिखवा देते हैं। यहाँ पर अगर जगह हो तो हम लिखवा देते हैं। चल, यहाँ पर पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट करके क्या लिखना है? नोट करके लिखना है कि द्विपद नामकरण जो दिया जाता है, ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द होता है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जेनेरा का पहला लेटर, जेनेरा का यानी वंश का पहला लेटर बड़ा होता है और प्रजाति का पहला लेटर छोटा होता है। ध्यान रखेंगे कि जेनेरा का पहला लेटर बड़ा होता है और प्रजाति का यानी कि स्पेसीज का पहला लेटर छोटा होता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम द्विपद नामकरण करते हैं तो जब हम किसी जीव का बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो उसे इटैलिक मोड में टाइप करते हैं यानी तिरछी टाइप करते हैं। लेकिन जब हम उसी चीज को हाथ से लिखते हैं तो हमें अंडरलाइन करना होता है। यानी कि जब हमने इसे लिखा है तो हमें अंडरलाइन करना होगा मेरे भाई। इस तरीका से ध्यान रखिएगा कि ये दोनों को एक साथ अंडरलाइन नहीं करना है, ये चीजें गलत हो जाएगा। मैंजीफेरा अगर इंडिका हम लिख रहे हैं तो मैंजीफेरा इंडिका में अगर हम इस तरीका से अंडरलाइन करेंगे तो ये चीज गलत हो जाएगी। आपको इस तरीका से लिखना होगा। ठीक है, तो आई होप कि हमारी बातों को आप समझ गए होंगे। यहाँ तक आकर हमारा पूरा क्लासिफिकेशन समाप्त होता है मेरे भाई। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपको मज़ा आया या नहीं आया, आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत बुझाए आप बता देंगे। ठीक है, यहाँ जेनस नहीं जेनेरा प्लांटेरम था। जेनेरा प्लांटेरम कर लीजिएगा। ठीक है, चल। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एक रहे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी कितने टर्म से मिलकर बना है। बायोसोलॉजी में हम बायोस में के का मतलब क्या होता है? सजीव होता है, यानी कि जीव विज्ञान में हम जीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीव का सजीव का पहचान मूवमेंट के आधार पर, ग्रोथ के आधार पर, रेस्पिरेशन के आधार पर, एक्सक्रिएशन के आधार पर, रिप्रोडक्शन के आधार पर, मेटाबॉलिज्म के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर हम पहचान करते हैं। सबसे पहले अरस्तु के द्वारा ही जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया था, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट किसका था? अरस्तु का। किसके आधार पर? मॉर्फोलॉजी के आधार पर। बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु का पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। अरस्तु ने 2 भागों में बांटा, एनिमल और प्लांट। एनिमल का जिसमें अध्ययन करते हैं जूलॉजी कहलाता है और प्लांट का जिसमें अध्ययन करते हैं बॉटनी कहलाता है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। फर्स्ट फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं? एरिस्टोटल या अरस्तु को कहते हैं। जीव को इन्होंने एनिमल और प्लांट में बांटा, तो एनिमल को 2 भागों में कशेरुकी और अकशेरुकियों में बांटा, यानी कि लाल रक्त और बिना लाल रक्त वाले में। प्लांट को भी 3 भागों में शाक, झाड़ियां और वृक्ष में इन्होंने बांट दिया।
उसके बाद क्लासिफिकेशन का सिद्धांत आया, द्विपद नामकरण का सिद्धांत आया। द्विपद नामकरण देने वाले वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस थे। क्लासिफिकेशन का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। ये क्लासिफिकेशन और जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। लिनियस के पुस्तक है स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टमा नेचर। ठीक है, द्विपद नामकरण करते हैं तो उसका पहला लेटर, पहला जो होता है मेंजिफेरा है, जैसे जेनर जीनस है और एक स्पेसीज होता है। ठीक है, जीव को, जीव का नाम यानी कि जो जंतु होते हैं, जंतु का नामकरण आईसीजेडएन करता है और प्लांट का आईसीबीएन के द्वारा किया जाता है। उसका फुल फॉर्म हमने, हायरार्की भी हमने बताया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। हिंदी में हमने ट्रिक भी लिखवा दिया, जस वर्ग का वंशज। उसके बाद हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन देखा, कैरोलस लिनियस ने किया था पोषण और कोशिका भित्ति के आधार पर, लेकिन इनके ड्रॉबैक थे कि स्वपोषी और विषम पोषी में इन्होंने विभेदन नहीं कर पाए थे। एकल कोशिकीय और बहुकोशिकीय में भी विभेदन नहीं कर पाए थे और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में भी नहीं कर पाए थे। उसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ई हैकल के द्वारा दिया गया, और तीसरा जगत प्रोटिस्टा को बनाया गया। प्रोटिस्टा में यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा होता है। ये तीनों के तीनों जीव एकल कोशिकीय है और यूकैरियोटिक होता है। उसके बाद आया हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या आ गया, तो आप कहेंगे मोनेरा। मोनेरा में सारे बैक्टीरिया होते हैं, एकल कोशिकीय जीव है और प्रोकैरियोटिक जीव है। उसके बाद आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में पांचवा जगत फंजाई को बनाया गया, किसके द्वारा, आर एच विटेकर के द्वारा। इनके 6 आधार थे, कोशिकीय प्रकार, कायिक संगठन, पोषण, कोशिका भित्ति, जनन और जैव विकास के आधार पर बनाया गया। और इस तरीका से मेरा बायोलॉजी का, मेरे भाई, पहला जो बेसिक जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप समझे होंगे, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई, हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।